नमस्कार। कर्क राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि का मई के महीने का कौन कौन सा ग्रह कब कब बदल रहा है तथा मई के महीने में जो अलर्ट डेट हैं उनकी चर्चा भी करेंगे। क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, फिलहाल हम चर्चा कर लेते हैं। आप देखेंगे चार्ट में स्पष्ट लिखा है चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी राजयोग आपका बना हुआ है और ये पूरे महीने बना रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं है 6 जून तक। एक बात, दूसरे भाव पर आइए। ये जो केतु है, इस केतु के बारे में खास चर्चा करनी है। इसका संबंध सीधा सीधा 14 मई से और 18 मई के बीच में जो होने वाले परिवर्तन हैं, और ये कर्क राशि के लिए होंगे। कर्क राशि का जो इनकम हाउस है उसको गंभीरता से समझना होगा। यहाँ पर सूर्य की गति इस समय विराजमान है तथा ट्रांजिट मोशन में चल रहे सूर्य का प्रभाव 14 मई को समाप्त हो जाएगा। इस विषय को इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि ये जो महीना है आपका, आधा महीना तो सूर्य 10वें भाव में रहेंगे और आधा महीना जो बचा है बाद का 17 दिन बचे हैं मई के, और फिर ये 15 जून तक भी आपके इनकम हाउस में ही रहेंगे सूर्य देव। अर्थात कर्क राशि के लिए दोनों हाथों में लड्डू हैं, यानी कि दोनों तरफ से लाभ है। 10वें भाव में सूर्य होंगे तो आपके कर्म को सुधारेंगे, कर्म अच्छा होगा, मान सम्मान की दृष्टि से ये भाव अच्छा है। 10वां भाव पिता का भी कारक है, ये पिता का स्थान है, पिता का कारक भी है, और सूर्य भी इस बात के लिए जाना जाता है कि पिता को सुख देने वाला होता है। लेकिन 10वें भाव में इसके अच्छे परिणाम ही रहे हैं हमेशा। ये राजयोग देने वाला होता है, लेकिन आपकी कुंडली में जन्म के समय है या नहीं, ये बात अलग है। अब आप ये भी देखिए कि 14 मई को सूर्य का जो बदलाव होगा वो बहुत बड़ा बदलाव है इस सृष्टि के लिए। कारण क्या है, ये जो भाव है ये भाव है शुक्र का, है तो इनकम हाउस, रिसोर्सेज ऑफ इनकम। लेकिन यहाँ पर सूर्य देव जब आते हैं ये इस राशि के लिए शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि सूर्य का बिहेवियर इसके लिए, तुला के लिए और वृष के लिए एक जैसा है। नीच राशि में कहलाते हैं सूर्य, लेकिन भाव की पद देखिए, पद कौन सा है। किसी बहुत बड़े उच्च पद पर, मैं किसी पद का नाम नहीं लूंगा, उस पर आप किसी को भी बिठा दीजिए और उसको पद और सम्मान, उस पद पर बहुत सारे सचिव आकर के उसको मंत्रणा देंगे और उसको पद की प्रतिष्ठा और योग्यता भी दिलाएंगे। आप चाहे कितने पढ़े लिखे हैं या नहीं, लेकिन जब उस राजनीतिक पद पर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर ये एक तरह से पॉलिटिकल पद है, इनकम हाउस है। यहाँ जो भी आएगा सम्मान पाएगा, किसी भी स्थिति में हो और कैसे ही दयनीय स्थिति में हो, वो यहाँ आकर के राजा बन जाता है। हर चीज मिलती है, हर सम्मान मिलता है, और यही भाव उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, स्वास्थ्य भी अच्छा बना देता है। अब यहाँ दो चीज समझनी होगी। यहाँ इस चीज को आप देख लो, 14 तारीख को 3 बड़े परिवर्तन हैं कर्क के लिए। रात को 10:33 पर बृहस्पति यहां से यहां गोचर करेंगे। ये भाव खाली हो जाएगा उस समय बृहस्पति के ना रहने से, लेकिन उसके 1-1.5 घंटे बाद सूर्य यहां से यहां पर गोचर करेंगे। फिर ये भाव खाली हो जाएगा। इसको ऑक्यूपाई करने के लिए बुध ग्रह
भरणी नक्षत्र में आएंगे। भरणी यहाँ पर इस बात का द्योतक और परिचायक है, क्योंकि एक लिखा हुआ है, एक जो है भरणी से बनता है एक, यानी कि शुक्र का नक्षत्र है। लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे बुध यहां आकर के। ये बदलाव है तीन, 1, 2 और 3 भाव, ये बड़े महत्व के हैं। ये कर्म है, ये आमदनी है, ये खर्च है, आपका हानि है, यात्रा है। और बृहस्पति यहां आकर के धार्मिक यात्राएं, धार्मिक कर्म, मांगलिक कार्य, मांगलिक कार्यों में खर्च तथा ये विदेश यात्रा का भी सूचक है। अब ये निर्भर करता है कि किस इंडिविजुअल की कौन सी दशा चल रही है। ये बात हमने इसलिए कही है क्योंकि जब इस भाव का स्वामी यहाँ पर आता है तो घर से बाहर जाकर के उस व्यक्ति का भाग्योदय होता है, बाहर जाकर के सम्मान प्राप्त करता है, अलंकृत होता है और तीर्थ यात्राओं में और मांगलिक कार्यों में धन खर्च करता है, लिफाफे मारता है, चाहे मुंडन हो, चाहे शादी हो, चाहे जनेऊ संस्कार है, कोई भी हो। मैंने अभी तक चर्चा की इन दो की, इन 3 भावों की। अब यहां भी आ जाते हैं। ये भाव शुक्र यहां पर उच्च राशि में है। इन 2 भावों का स्वामी है। ये भूमि, भवन, वाहन, सवारी, सुख के साधन, ये उच्च राशि में है और इनको साथ मिला हुआ है इस केंद्र के स्वामी शनि का। शनि जितना कुंभ, मकर और तुला को लाभ देता है उतना ही कर्क को भी देता है, क्योंकि यहाँ से भाग्य स्थान में बैठ गया है। और कर्क राशि का जो अष्टम भाव है, मृत्यु स्थान है, उस मृत्यु की जो आशंकाएं हैं या मृत्यु से संबंधित चोट, बीमारी, झगड़े, अचानक आने वाली आपदाओं से बचाता है। और राहु भी बचाता है, राहु यहाँ पर है। इन दोनों भावों, ग्रहों का इस भाव पर सकारात्मक परिणाम होगा। अब बचे ये दोनों ग्रह, इनका मैंने शुरू में कहा था कि सीधा संबंध इनके साथ है। ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, 14 को ये होंगे, 18 को ये वाले होंगे और 18 को राहु के यहाँ आने से पहले उनको माल्यार्पण या उनका स्वागत करने के लिए बृहस्पति की पहले से ही यहाँ पर दृष्टि होगी और ये सुखद एहसास, सुखद अनुभव होंगे राहु को यहाँ पर बैठने के बाद। बहुत लोग डरे हुए हैं और बहुत लोगों को डराया हुआ है लोगों ने। शनि तो चला गया, अब अष्टम राहु आया है। राहु यहाँ कष्ट नहीं देगा आपको। क्यों नहीं देगा? क्योंकि राहु शनिवत राहु, बहुत सारे ज्योतिषियों ने हमारी नकल सीख ली आजकल। शनिवत राहु कुजवत केतु, इस सिद्धांत को प्रचारित और प्रसारित हमने किया है। लोग इसी चीज को अब कहना शुरू कर दिया हमारे कहने से। तो गुप्त मंत्रणा, गुप्त चिंतन और भविष्य में होने वाली अच्छी अच्छी योजनाओं का प्रतीक राहु है। और जिन लोगों की राहु की दशा चल रही होगी या जिनका यहाँ पर ही राहु बैठा होगा कुंडली के अंदर, वो पैरों में कष्ट और सूजन और नाभि से नीचे के रोग, पेट के रोग तथा कुछ रोग ऐसे भी देता है जिनका कोई डायग्नोज नहीं होता। डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट पहचान नहीं पाते कि ये रोग है क्या। तो इस स्थिति में वो जो डॉक्टर होते हैं वो भी चमत्कृत और आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि डायग्नोज नहीं हो पाता। एक ऐसी स्थिति है, एक गांव में एक जानवर निकला, लोगों ने बहुत पुराने आदमी को बुलाया कि बताओ बाबा जी ये जानवर कौन सा है। वो पहले देख करके हंसा और फिर रोया। बोले बाबा जी आप हंसे क्यों और रोए क्यों? उस पुराने वृद्ध व्यक्ति ने कहा मैं रोया इसलिए कि मेरे मरने के बाद ऐसी ऐसी गूढ़ बातें आपको कौन बताएगा, और हंसा मैं इसलिए क्योंकि इस जानवर का मुझे भी नहीं पता कि है क्या है।
तो इसलिए बहुत बड़े बड़े चिकित्सक इस बात को हैरान और परेशान होंगे कि ये रोग है क्या, इसका तो मुझे भी मालूम नहीं है। क्योंकि राहु जो है ऐसे रोग देता है जिनकी डायग्नोज, जिनकी पहचान नहीं होती, क्योंकि ये मायावी ग्रह है और गुप्त है, सृष्टि का गुप्त रहस्य है, वो पहचान नहीं होने देता। लेकिन दैविक प्रकोप से ये रोग होते हैं और देवताओं की आराधना, साधना, प्रार्थना और पूजा उपासना करने से वो लाभ भी होता है। यानी कि अगर आप भगवान शिव के अधीन है, जितने भी रौद्र रूप धारण करने वाले, तांडव करने वाले जो ग्रह हैं, शनि है, राहु है, ये भगवान शिव की उपासना से प्रसन्न होते हैं। तो 2 मंत्र हैं बहुत अच्छे, महामृत्युंजय मंत्र है और पंचाक्षरी मंत्र है। पंचाक्षरी मंत्र को हर आदमी नहीं जानता। ओम नमः शिवाय। अब ये पंचाक्षरी मंत्र लंबा है। पहली लाइन है इसमें, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय। ये 9 अक्षर से शुरू हुआ या नहीं? दूसरी पंक्ति है, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, म से शुरू हुआ या नहीं? और तीसरा श्लोक है इसमें, शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशिकाय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय। ये तीसरा हुआ। और चतुर्थ कौन सा हुआ? वो वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनिंद्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। 5वां है, यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय। तो नागेंद्र हराय का जो नमः शिवाय है, यानी कि इसकी जो पूर्ण परिभाषा है वो ये है। इस पंचाक्षरी मंत्र का एक बार जरूर भगवान शिव के समक्ष बैठ करके अभिषेक करना चाहिए, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र से। तो आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं समाप्त होंगी। वैसे मैं बता दूं, फिलहाल आज की तारीख में काल सर्प योग बना हुआ है और ये काल सर्प योग दूर हो जाएगा। कब? 18 मई को फिर काल सर्प योग बनेगा। उसकी समाप्ति 28 जुलाई को हो जाएगी। ये सीधा एक प्रेडिक्शन है कर्क के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा अलर्ट डेट कर्क के लिए कौन सी होंगी। 1, 2, 3 मई, 10, 11, 12 मई, 20, 21 और 22 मई। ये जो 9 तारीखें हैं, बाकी की जो तारीख है 22 दिन और मई के, ये आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। तो जो नकारात्मक हैं, इनमें क्या करना है आपको? इनमें करना है, सावधानी रखनी है 9 दिनों में। 22 दिन अच्छे हैं, उसमें आप निर्विवाद, निडर होकर के काम करें। और जो ये 9 दिन है, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 20, 21, 22 मई, आप इनमें से सावधानी पूर्वक कार्य करें, वाहन ठीक से चलाएं, कोई लंबी डील ना करें। आपकी कोई सी भी राशि हो, इन तारीखों में से विशेष ध्यान रखें। यानी कि राशि शब्द का मतलब यह, राशि तो आपकी कर्क ही रहेगी, लेकिन लग्न में कोई और भी राशि बैठी हो तो आपके लिए ये तारीखें सावधानी पूर्वक चलने की हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।